सभी अध्यापक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपक शर्मा, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जेबीएल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुमारसैन में कार्यरत हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बाल विज्ञान सम्मेलन के बारे में। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि बाल विज्ञान सम्मेलन एक ऐसा मंच है जो कि बच्चों को खुद मुख्तार और सेल्फ रिलायंट बनने में बहुत सहायक सिद्ध होता है और इनोवेशन के लिए बच्चों को प्रेरित करता है। इस मंच पर जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता में सब डिवीजन लेवल से लेकर राज्य स्तर तक सबसे ज़्यादा बच्चे जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। आज हम इसी क्विज के बारे में या विज्ञान प्रश्नोत्तरी के विषय में आपके साथ एक ऐसी शख्सियत को रूबरू करवाना चाहते हैं जो कि बाल विज्ञान सम्मेलन से वर्ष 2006 से जुड़े हुए हैं। एक योग्य अध्यापक होने के साथ साथ वे एक कुशल क्विज मास्टर भी हैं। इसके साथ साथ वर्ष 2014 में उनकी अगुवाई में उनके विद्यालयों को बेस्ट इको क्लब स्कूल का भी अवार्ड, राज्य पुरस्कार मिला है। और इसके साथ साथ यूनेस्को का जो टीचर कॉन्फ्रेंस वर्ष 2014 में हुआ था, उसमें भी उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी एज अ टीचर। इसके अलावा एक नेस्ट संस्था है, नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्केल टेस्ट, जो कि आईआईटी कानपुर द्वारा प्रायोजित है। उसमें भी हमारे ये साथी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि फील्ड से या सीएससी से रिलेटेड बहुत सी इस तरह की क्वेरीज आती हैं कि हम बच्चों से क्विज की तैयारी किस प्रकार करवाएं और किस प्रकार से बच्चे राज्य स्तर पर सीएससी में या विभिन्न प्रतियोगिताओं में क्विज को बहुत बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे बीच में वो शख्सियत उपस्थित हैं। मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगा हमारे आदरणीय दिनेश शर्मा सर से। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। सर, जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बाल विज्ञान सम्मेलन है या जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, इसमें एज अ क्विज मास्टर आपका जो शुरुआती सफर रहा, उसकी शुरुआत कैसे हुई? सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ दीपक जी का और पंकज जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सभी से रूबरू होने का। साइंस क्विज जितना एक शब्द में ही ऐसा रोमांच है, तो वैसे ही शायद मेरी एंट्री भी कुछ इस तरह से हुई साइंस कांग्रेस में। 2005 की बात है। डॉक्टर एस चंदेल सर प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हुआ करते थे स्टेट काउंसिल में। तो उन्होंने एक दिन कॉल किया कि तुम स्टेट का क्विज करने आ सकते हैं। मैं कहा सर बिल्कुल आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगले साल से फिर तुम स्टेट क्विज मास्टर ज्वाइन करो, और काफ़ी मेहनत की और उसमें एंट्री भी हो गई। जब क्विज मास्टर बनने का मौका मिला तो शुरू से सर ऐसा था कि क्विज में हम अपने बच्चों को कुछ कुछ बातों पे फोकस करवा पाए। सबसे उसमें पहली बात क्या थी कि क्विज के अलावा और भी काफ़ी एक्टिविटीज साइंस कांग्रेस में हो रही हैं, और हमने क्विज में ही मैं जाने का मैंने फैसला क्यों किया और क्विज से इतना लगाव क्यों हुआ, शायद इसका कारण क्या रहा कि एक ऐसी स्ट्रीम है, क्विज ऐसा कंपटीशन है जो हमें सबसे पहले तो कैसे पढ़ना है उसको सिखाता है। इनोवेटिव वे में लर्निंग कैसे करनी है, तो इनोवेटिव लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द क्विज, जो हमें एक लंबी दूरी तय करने में हेल्प करती है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ तो लिया लेकिन सोचना कैसे है। हमें कुछ जब कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो हमने उसका क्या सीधा प्रश्न है या उसको किस तरह से स्पॉन्टेनियस बनकर हमने उसका रिस्पॉन्स देना है। क्रिटिकल थिंकिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन को फेस करना होता है, और फेस करने के बाद हम एक नॉलेज की शेयरिंग करते हैं। क्विज एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर हम कभी हार कर नहीं जाते सर। क्विज की स्टेज से उतरते हैं हम, तो हम हमेशा कुछ जीत कर जाते हैं। हम एक नॉलेज, कुछ लम्हे अपने साथ लेकर जाते हैं जो पूरी उम्र हमारे साथ जिंदा रहते हैं सर। जैसा कि सर ने कहा कि क्विज एक क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन का एक मिला जुला कंपटीशन है, और क्विज में कोई भी हारती नहीं है। कोई भी टीम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आ सकती है, लेकिन हार किसी की नहीं होती है।
तो सर जो स्कूल लेवल पर जैसे हमारा सब डिवीज़न लेवल पर टीम की सिलेक्शन होती है या स्कूल से हम टीम को सिलेक्ट करते हैं, तो गाइड टीचर्स के लिए मैं जानना चाहूँगा कि गाइड टीचर्स के लिए ऐसे क्या पैमाने हो सकते हैं कि वे अपने स्टूडेंट में से एक अपने स्कूल की टीम को चुनकर सब डिवीज़न लेवल पर भेज सकें। जी सर। सर क्विज की क्योंकि टीम का सिलेक्शन सबसे पहला स्टेप है। हमारी शुरुआत अच्छी नहीं होगी तो हम शायद एक स्कूल के साथ या बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि एक जस्टिफाइड वे में बच्चों का सिलेक्शन करना चाहिए। उसके लिए हम पहले स्कूल लेवल पे एक रिटन क्विज या यदि फिजिकल क्विज ना हो सके तो हम इसमें जाना चाहिए और पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर हमें इस तरह से बच्चों को चुनना चाहिए ताकि जो बेस्ट डिजर्विंग बच्चे हों, सभी को पता हो बच्चों को कि हम में से 2 बच्चे आगे जा रहे हैं इस कैटेगरी में, वो सर्वश्रेष्ठ है। वो ऑब्वियसली स्कूल जब सर्वश्रेष्ठ देगा तो वो बच्चे आगे जाकर भी अच्छी मेहनत करेंगे, उनको अच्छी दिशा मिलेगी। सर ओके सर, आप थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को बताएं कि जो टाइम स्पेंड रहता है क्विज की प्रिपरेशन के लिए, कि कितना समय एक यदि हमने सब डिवीज़न लेवल पर जीत हासिल करनी है या स्टेट लेवल तक हमें पहुंचना है या स्टेट लेवल के क्विज में हमें जीत हासिल करनी, तो कितना टाइम स्पेंड रहता है, कितने समय उसके लिए तैयारी करवाई जाए, उसके बारे में जी सर दर्शकों को बताएं। जी सर। सर मेरा मानना है कि जो क्विज है इसमें हमें शायद तैयारी स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ती क्योंकि एक प्रोसेस है, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। हमने जो चीज़ 6ठी क्लास में सीखी थी शायद हमें वो चीज़ 10th क्लास में आकर काम आए, 7th में सीखी थी वो बाद में आकर 11th में काम आए। तो इसमें क्या होना चाहिए बच्चों को कि जब भी हम पढ़े तो ऐसे ढंग से पढ़े, इवन क्लास 6 से एंटर करते हो साइंस पढ़ना शुरू करते हैं हम, तो ऐसे ढंग से पढ़ा जाए कि एक एक लाइन के ऊपर पूरी समझ हो, प्रोसेस कैसे हो रहा है उसको टीचर के साथ डिस्कशन किया जाए और हमें शुरू से अंत तक सारे प्रोसेस की जब कंप्लीट समझ होगी तो हम ढंग से काम कर पाएंगे। लेकिन साथ में यदि कहना चाहें कि एक जब मेरी सिलेक्शन हो गई है, मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया किसी बच्चे को कि अब आप सीनियर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो फिर उसमें सर एक इतना टाइम कम से कम होना चाहिए कि आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक पूरी एनसीईआरटी बुक को एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ सकें, उसको फॉलो कर सकें, एक अच्छी रेफरेंस बुक को साथ में उसको साथ में अमेंड कर सकें, ताकि आप क्वेश्चन को घुमाकर कैसे पूछेंगे तो आपने क्या बताना है, उसकी प्रॉपर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम तो चाहिए उसके लिए सर। और वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमारी जो मेन स्ट्रीम्स हैं, उसके अलावा जो सिलेबस के बाहर से स्ट्रीम्स हैं, जनरल अवेयरनेस कैसे या एस्ट्रोनॉमी है या फिर हमारे और साइंस की स्ट्रीम्स हैं, उनके ऊपर भी काम साथ में करना है। तो इसके लिए हम कोई भी एक ऐसा सोर्स, कोई ऐसी मैगजीन जो हमें हर मंथ अपडेट करती रहे विज्ञान की घटनाओं के बारे में, साथ में उसको भी करना चाहिए। और ये काम से कम 2 साल पहले हो जाना चाहिए सर, कम से कम जीके के लिए 2 साल और अपना जो सिलेबस के कंटेंट्स हैं उनके लिए कम से कम 1 साल पहले डे 1 से ही हमें काम शुरू कर देना चाहिए। अच्छा सर, आपके कहने का मतलब है कि क्विज कोई 1, 2 या 4 महीने का वेंचर नहीं है। जी सर, क्विज एक सतत और कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है कि जिसमें जब बच्चा एक 6ठी कक्षा में एंटर करता है तो उसी समय से उसका एक माइंड सेटअप या टीचर के द्वारा उसकी मेंटरिंग इस तरह से की जाए कि वो बुक को प्रॉपरली गो थ्रू करे और उसके आसपास जो भी गतिविधियां हो रही हैं जी सर, उनको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ ऑब्जर्व करे। और जैसे सर आपने बताया कि हम क्विज की प्रिपरेशन के लिए कोई मैगजीन जो स्कूल में हम लगवा सकते हैं, तो सर आप कुछ मैगजीन्स के नाम सजेस्ट कर सकते हैं? सर एक साइंस रिपोर्टर जी सर, एक ऐसी मैगजीन है जिसको विज्ञान प्रगति के नाम से मैगजीन आती है, उसमें ये निस्केयर की मैगजीन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विज्ञान प्रसार विंग है इसको वो दे रहा है वो, तो उसमें एक तो हर चीज़ को अपडेट करते हैं वो, उसमें काफ़ी विजुअल्स होते हैं, उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं भारत में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में उन सबको समअप किया होता है। इसके अलावा कुछ आजकल तो नेट पे बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन है सर, उसमें जो साइंस सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा सेक्शन है, तो सर इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं सर। सर इसके लिए जो क्विज की प्रिपरेशन के लिए कोई स्टैंडर्ड या कोई मानक पुस्तकें हैं या हम सिर्फ एनसीईआरटी या जो हमारी सिलेबस की बुक्स हैं उसी पर हम आश्रित रह सकते हैं? सर देखिए आजकल तो क्या है ना कि एनटीए जब एग्जाम डाल रहा है नीट का या जेई का सर, तो वहाँ पर भी हम एनसीईआरटी को आधार मान के चल रहे हैं सर। अभी तो सर जो क्वेश्चन पूछ रहा है जो क्विज मास्टर है, अब वो क्योंकि काफ़ी स्मार्ट है, वो वही लाइन है वही बात है, लेकिन पूछनी कैसे है तो उस बात में घुमाव हो जाएगा और जिसको समझ नहीं वो फंस भी जाएगा वहाँ पर वो। इसलिए हमें जब भी कोई टॉपिक तैयार करना है तो हमें ईच एंड एवरी वर्ड के ऊपर, हर की वर्ड के ऊपर
काम करना चाहिए। एंड व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक यदि एनसीईआरटी बुक के एक पैराग्राफ को पढ़े और वहां से 5-6 क्वेश्चन खुद ही फ्रेम कर पाए, अपने आप फ्रेम करें क्वेश्चन आप। मैं लिखने को रिकमेंड नहीं करता, आप एक फ्लोरिसेंट मार्कर लीजिए, उसके ऊपर आप कीवर्ड्स को लिख लीजिए, तो शायद लॉन्ग रन में वो चीज़ें काफ़ी काम आएंगी। और नॉट ओनली इन साइंस, बात चली तो साथ में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पे भी काम करेंगे, तो आपके लिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालना तो बड़ा एक इजी काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो क्विज की तैयारी करें वो सिर्फ तैयारी नहीं करें, वो समझ के साथ हम तैयारी करें। हाँ जी बिल्कुल सर। इस बच्चों को तैयार करने के लिए जो सबसे अहम भूमिका रहती है, जो ग्रास रूट लेवल पर हमारे टीचर्स काम करते हैं, गाइड टीचर्स, सर उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपनी टीम को इस तरह से सेल्फ रिलायंट बना सकें, क्विज के तैयारी के लिए मोटिवेट कर सकें, ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके, सब डिवीजन लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल तक पहुंचे और स्टेट विनर भी बने। तो गाइड टीचर्स के लिए आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? सर देखिए, हम कोई भी जब काम करते हैं तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। हमारा क्या है कि जो सिलेक्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स क्या है और प्रोसेस क्या रहेगा। जब हमारी जो इनपुट है, जो बच्चे हमारे क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, पहले उनका सिलेक्शन प्रॉपर हो, और जब वंस सिलेक्शन इज ओवर तो फिर हमने बच्चों को कैसे आगे नरिश करना है। मानिए जूनियर सेक्शन की बात ही कर रहे हैं, तो 6ठी से 8वीं तक की किताब वो बच्चों को सारी की सारी समझ आनी चाहिए सर। और सर इसमें यदि बच्चा एनसीईआरटी ढंग से कर लेता है, उसमें न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम कर लेता है, तो सर कोई ऐसी बात नहीं कि बच्चा आगे वो अपने आप को प्रूव ना कर पाए सर। ओके सर, एक मैं आपसे बात जानना चाहूँगा कि जो क्विज हम सीएससी की हम क्योंकि खासकर बात कर रहे हैं, तो सीएससी में जो क्विज के जो अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं, किन किन कंपोनेंट से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अगर हम जूनियर लेवल की बात करें या सीनियर लेवल जिसमें कि 9th और 10th के स्टूडेंट्स आते हैं, और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, तो सर ये हमें अलग अलग बताएं कि किन किन फील्ड से आमतौर पर क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जी सर, जहाँ तक सीनियर सेकेंडरी की बात है वहाँ पर तो बड़ा क्लियर है कि फिजिक्स सेक्शन होना चाहिए, केमिस्ट्री सेक्शन है, बायोलॉजी सेक्शन है, ये 3 सेक्शन हमारे में आ जाते हैं सर। इसके अलावा काफ़ी इनोवेशन हो सकती हैं। एक सेक्शन हमारा जनरल साइंस का होना चाहिए, जिसमें जो भी साइंस की घटनाएं हैं वो सारी पता हों, क्योंकि हमें सिर्फ बच्चे को क्विज जिताना है, वो हमारा मोटिव नहीं है। एक किताब पढ़वा दी और बच्चे ने बहुत अच्छा कर दिया, वो बात भी नहीं है। हमें बच्चे का सर एक ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। उसके लिए बच्चे को हर फील्ड में हमने बराबर लेके चलना है। तो इस दुनिया में क्या हो रहा है उन घटनाओं का भी सारा बच्चे को पता होना चाहिए। और एक रैपिड फायर राउंड इंट्रोड्यूस किया था, ये हमने नाहन से चलाया था 2006 में। तो रैपिड फायर में क्या होता है कि बच्चे का जो एक बैलेंस ऑफ माइंड है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो वहाँ से टेस्ट होती है। तो वो भी बच्चे को उस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि क्विज जो है ना, एक कुछ लोग तो कहते हैं कि लक का खेल है, लेकिन शायद ऐसा भी पूरा बात नहीं है। क्विज एक हार्डवर्क की गेम है, और उस टाइम आपका मेंटल बैलेंस कैसा है, उस टाइम जब आपका क्विज चल रहा है तो आप कितना क्लिक कर पाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर सीनियर लेवल पर, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्तर पर आपने कहा, सीनियर जूनियर की बात करें तो सर वहाँ पर तो हम जनरल लेना चाहिए हमें सर वहाँ पर, क्योंकि जितनी फील्ड्स हैं हमारी, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड है, हेल्थ की फील्ड है, आज एनवायरमेंटल की फील्ड है, बायोडाइवर्सिटी है सर, ये सब सारी इसमें होनी चाहिए। और ऐसा हो सके कि जूनियर लेवल पे सर विजुअल वाला जो पार्ट है उस पर ज़्यादा जोर हो, तो शायद बच्चे इसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। कोई चीज़ को डॉट्स को लिंक करना है हमने, कोई मिसिंग डॉट हो वो कैसे उसको लेके आना है, तो शायद वो क्विज एक ज़्यादा इंटरेक्टिव होनी चाहिए सर। इसमें मैं एक चीज़ मानता हूँ कि बहुत पहले तो 2006-07 में डॉक्टर सुभाष गुप्ता थे प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हिमकास्टे में ही, तो उनके साथ डिस्कशन चल रही थी कि उन्होंने बुलाया कि दिनेश सर बताइए कि क्विज का आप क्वेश्चन कैसे रखते हैं। तो हमने उस दिन क्या डिस्कशन किया कि सर क्विज ऐसा हो कि क्रैमिंग को टेस्टिंग ना करे, वो बच्चे की समझ को टेस्ट करे क्विज। यानी वही व्यवहारिक सी बात है, लेकिन क्या उस बात को बच्चा उस तरह से सोच पा रहा है कि नहीं पा रहा है। अब जैसे सर मैं स्टेट लेवल के क्विज की बात करें, ऊना की बात है सर। ऊना में क्या हुआ कि हमारा विजुअल राउंड चला हुआ था सर, तो वहाँ पर विजुअल राउंड में जो मैंने पौधा दिखाया, फाइनल था, डीएवी ऊना में कंपटीशन चला था, मैं साल तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा अभी। तो एक टीम थी, तो क्वेश्चन क्या था कि मैंने उनको जो विजुअल दिखाया तो वो था लेंटाना का। अब लेंटाना प्लांट बड़ा कॉमन सा वीड है और सभी जानते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने आंसर दिया, सबने आंसर नहीं दिया, लेकिन जो बेस्ट आंसर आया दैट वाज चड़ेल बूटी। तो चड़ेल बूटी कहा, तो फिर वो मैंने तो उसको पहले मना कर दी कि मेरी डिक्शनरी में वर्ड शायद नहीं था वो।
तो फिर लोगों ने कहा नहीं सर ठीक है, तो मैंने ऑडियंस पोल ले लिया। फिर तो ऑडियंस पोल लिया तो पता लगा कि जिला ऊना में उसको कहते ही जड़ील बूटी है उसको। तो फिर हमने उसको मार्क्स दिए बच्चे को, और वो टीम स्टेट विनर भी गई। तो इसमें क्या था कि क्रैमिंग लैंटर्ना का किया है, हम वो नहीं चाह रहे थे कि अब बच्चे को पहचान है कि ये पौधा कौन सा है, इसका हमारे इकोलॉजी में इसका क्या रोल है, ये समझे तो सर सब मतलब कि क्विज का जो मेन मकसद ये भी है कि बच्चे को चीजों की और कॉन्सेप्ट की एक व्यवहारिक समझ भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर। साथियों, जैसा कि शायद आपको मालूम हो कि सर ने क्विज के ऊपर 2 बुक्स भी लिखी हैं, और रिसेंटली सर का जो एक सिलेक्शन हुआ है, फिजिक्स टीचर्स कंपटीशन होता है एक नेशनल लेवल पर, जो कि शायद आईआईटी कानपुर कंडक्ट करता जी है। सर ये एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स है, IAPT। इसमें पूरे हिंदुस्तान के जितने साइंस टीचर, फिजिक्स टीचर्स जो डिफरेंट स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, IITs में हैं, IIITs में हैं, तो सारे उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म है और बड़ा एक नॉलेज शेयरिंग का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो उन्होंने इस बार एक कंपटीशन किया टीचर्स के लिए कि टीचर्स को कितनी समझ है कॉन्सेप्ट की। तो पहले जब ये ऐड आई तो मुझे लगा कि अप्लाई करें या ना करें इसमें, क्योंकि हम बीइंग टीचर सर हम बहुत टाइम से बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, उनके एग्जाम तो ले रहे हैं, लेकिन खुद एग्जाम देना रियली लगता है कि नहीं, बच्चे काफी सच्चे हैं कि जो एग्जाम के नाम पे ना थोड़ा सा कई बार एक फोबिया सा होता है, वो लगा कि नहीं देना चाहिए। फिर मान लिया कि नहीं, रिस्क ले और देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा। तो उसमें सर किया पार्टिसिपेट, तो ऑल इंडिया रैंक मेरा 4th आया था सर। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई सर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हम यहाँ पर बात करें बच्चों की मेंटरिंग की, ये गाइड टीचर उसको किस तरह से मेंटर कर सकता है, तो सर आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि आपके अनुभव क्या रहे हैं कि जो आपके स्टूडेंट्स जो क्विज जिन्होंने स्टेट लेवल के विनर्स रहे हैं या जिनको आपने क्विज के लिए मेंटर किया है, तो उनका ओवरऑल उनके करियर पर या लाइफ पर उस चीज का क्या इम्पैक्ट रहा है? जी सर, उस बारे में कुछ बताएं। श्योर सर। सर अच्छा गाइड टीचर एक वंडर कर सकता है सर। एक अच्छे मेंटर का होना सर, बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे टीचर मिल जाते हैं, क्योंकि जो अच्छा गाइड टीचर है उसके मन में पूरी एक क्लियर प्लान है कि मेरी जो टीम जा रही है मैंने उसको कैसे तैयार करना है, बच्चों के जो गैप्स आ रहे हैं उनको कैसे ब्रिज करना है। और कई बार मौके पे गैप्स आते हैं सर, जब स्टेट में क्विज चल रहे होते हैं, जिला स्तर पे क्विज चल रहे होते हैं, उस टाइम बच्चा महसूस करता है कि अच्छा ये मेरा गैप रह गया हुआ है। तो जो अच्छा गाइड टीचर होता है इतना वो रिसोर्सफुल होता है कि बच्चे के गैप्स को वहीं पर स्पेशल मीटिंग्स लेकर वहीं पर दूर करता है सर। प्रोसेस में तो काम किया उसने, लेकिन जब बच्चा आगे निकलता है सर, तो वो हमने देखा सर कि जो बच्चे स्टेट लेवल पे टॉप 12 में आते हैं, टॉप 6 में आते हैं, तो कभी भी उनके दर्शन सर IGMC जाइए तो उनके दर्शन हो जाते हैं बच्चों के, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो बच्चों को ना एक सर आगे जो नीट और जेई के जो और भी हमारे कॉम्पिटिशन है उसको सर बहुत बड़ा एक एज मिलता है सर। और ऑब्वियसली क्योंकि बच्चे ने तैयारी पूरी प्रोसेस से की होती है और वही क्वेश्चन वहां पर भी आ रहे हैं कॉम्पिटिशन में, तो डेफिनेटली क्विज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप लर्निंग के साथ नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं और साथ में आप अपने आप को एलिवेट भी कर रहे हैं। आपका जो एक स्तर है आपका, बिना तैयारी के ही आप सबसे काफी एज लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है क्विज के अंदर सर। सर आपका जो सफ़र रहा है, जैसा कि मुझे विदित हुआ कि CSC में वर्ष 2006 से 2018 तक आपका सफ़र है और अभी भी कंटिन्यू है। सर इस पूरे सफ़र के दौरान आपका कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें? सर ऐसे तो बहुत सारे यादगार लम्हे रहे पूरे हिमाचल प्रदेश से, डिफरेंट टीचर्स से, और ऐसे ऐसे टीचर मिले सर कि उनसे आज तक हमारे एक पर्सनल रिलेशंस बने हुए हैं, साइंस सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ भी। लेकिन जो स्टेज के ऊपर सर एक क्वेश्चन ही सर बात करता हूँ मैं कि एक हमारा फिजिक्स में सर एक ना लेंजेस लॉ है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा मैंने कि हिंदी गाना है बहुत पुराना एक, कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। तो बताइए कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से कौन सा लॉ इस गाने को पूरा चरितार्थ करता है, ये प्रश्न था। तो और बड़ी हैरानी की बात है कि मुझे लगा कि शायद बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आजकल के बच्चे क्या ना कि सर पुराने गाने सुनते नहीं है, रैप सुनते हैं। बिल्कुल सर, आज तो जमाना सर मॉडर्न जमाना है ना जी, तो बच्चों के आजकल टेस्ट डिफरेंट से है। लेकिन सर इसका रिस्पॉन्स आया और बच्चे ने बिल्कुल क्लियरली बताया कि जो EMF है वो ऐसे इंड्यूस होगी सो एज टू अपोज द चेंज। दूर जाएंगे तो पास बुलाएंगे, पास तो दूर करेंगे। तो सर ऐसे सर बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं जहां पर बच्चों से काफी इस तरह के क्वेश्चंस के माध्यम से सर इंटरेक्शन हुआ। मतलब ये कुछ इनोवेशंस जो आपने क्विज में डाली है, ये भी उसी का एक
पार्ट है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे क्विज मास्टर्स हैं, जो हमारे सब डिवीजन लेवल पर काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहें? जी सर, क्विज मास्टर तो सर एक पूरे इस प्रोग्राम की जान है ना सर। क्विज मास्टर कैसा होगा वही तो डिसाइड करेगा कि हमारे बच्चे क्या पढ़कर आएंगे, कैसी तैयारी करके आएंगे, क्योंकि वो ट्रेंड सेटर है सर वो। तो क्विज मास्टर का रोल इसमें बहुत ही एक एमिनेंट रोल है, बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। क्विज मास्टर को सर क्वेश्चन कैसे तैयार करने, एक तो हमने जैसे पहले बात की कि क्वेश्चन जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चंस में ठीक ठाक वैरायटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं बायो का राउंड कर रहा हूँ सर, तो बायो के राउंड में सीधे क्वेश्चन की बजाय कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछे जाएं और उसमें बच्चे को ऑप्शन भी दिए जाएं। जैसे मान लो कि आप क्वेश्चन कहाँ से लेंगे, बॉटनी से लेंगे कि जू से लेंगे आप, तो ठीक है बच्चा जो बॉटनी में जा रहा है बॉटनी का ले, जू वाला जू का ले। वो आपको उसको पूछ ले कि मैं बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, या मैं उसको और भी कि जैसे मैं फ्लोरल एलिमेंट लेने वाला हूँ। सर मैंने ऐसे काफ़ी ट्रायल लिए सर। जब 2006 में सर क्विज में जब आए तो ऐसा था कि ऐसा करना कि हमारे बच्चों को काफ़ी सीखने के मौके मिले, और ऐसी टीम मिली क्विज मास्टर्स की सर। मैं सभी के नाम नहीं लूँगा सर, लेकिन आई एम वेरी लकी कि सर मेरे जो साथी क्विज मास्टर रहे सर, दे वर वंडरफुल पर्सन्स। हमने म्यूचुअल इंटरेक्शन से इतना कुछ सीखा, इतने इनोवेशंस डाले क्विज में कि हर साल लगता है कि कुछ और इस पर नया हो जाए। तो सर जैसे एक सेना समथिंग राउंड चलाया था, एक हमने 2007 में चलाया था, वो उसमें क्वेश्चन दे दिया, पूरा क्वेश्चन पूछना है। आप क्विज मास्टर से कर सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन दे दिया, काफ़ी टिपिकल रखिए क्वेश्चन को, बच्चा ढूंढ लेता उसका आंसर तो 10 मार्क्स दे दीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, नहीं बता पाया तो कोई एक और हिंट दे दीजिए, 7 मार्क्स या 8 जैसे आपको ठीक लगे, यूनिफॉर्मिटी जो बने। फिर एक और हिंट दीजिए, 6 पे ले आइए बच्चे को, एक और हिंट दीजिए, 4 पे ले, 2 पे ले, बच्चे को 1 मार्क्स दे दो कम से कम उसमें ना सर। तो सर क्विज मास्टर जो होगा उसके जो क्वेश्चन का सिलेक्शन होना चाहिए वो बड़ा एक सर व्यवहारिक सा होना चाहिए। उसमें क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन को डिस्करेज करना चाहिए, और वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। जैसे हमने एक बीट द हीट राउंड लिया था, उसमें सर छोटा सा क्वेश्चन होगा, लेकिन यस नो की बजाय उसमें 1 मिनट में 10 क्वेश्चन होंगे, बच्चे को उसका डायरेक्ट आंसर कहना है सर। तो उसमें बच्चा सोचता है एकदम से कि प्रेशर में मैंने कैसे आगे बढ़ना है सर। तो ऐसे सर काफी राउंड विजुअल ऐसे लें कि उसमें मिसिंग डॉट्स हों, या कि बच्चे को वो ढूंढना है वहां पर, कोई डायग्राम गलत बना दीजिए, उसमें कैसे सही करना है उस डायग्राम को, करंट का डायरेक्शन शो गलत कर दीजिए, कोई बॉटनी का या कोई पार्ट को गलत लेवल कर दीजिए, तो बच्चे उसमें ढूंढे। तो ऐसे क्वेश्चन सर ये तो बात हुई हमारे कि क्विज मास्टर के लिए क्या गाइडलाइंस हो सकती है क्विज को करवाने की। सर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे हम क्विज के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, स्कूल लेवल पर टीम टीचिंग का कितना इंपॉर्टेंस है? टीम टीचिंग से मेरा मतलब है कि स्कूल में सिर्फ एक साइंस टीचर ही बच्चों को तैयारी नहीं करवा रहा, बाकी टीचर्स या उसके सीनियर जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सर टीम टीचिंग कितना इम्पोर्टेंट है एक क्विज में सफलता प्राप्त करने के लिए? सर टीम स्पिरिट सिर्फ क्विज में ही नहीं बल्कि हर फील्ड में सर बहुत इसका सिग्निफिकेंट रोल है। और क्विज में तो खैर जा ही 2 बच्चे रहे सर, वहाँ तो उनकी बॉन्डिंग तो है ही, लेकिन उनके जो आगे सीनियर्स रहे हैं जिन्होंने पहले क्विज में हिस्सा लिया है, जो बाकी टीचर्स हैं, सिर्फ एक मेंटर नहीं हो गई। स्कूल में क्विज का माहौल होगा, हम मॉर्निंग असेंबली में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो डिफरेंट हाउसेज हैं, हर टीचर अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है सर। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के ना फिर रिसोर्सेज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब हमारे सारे के सारा सोर्स एक ही जगह से आता है तो हम काफ़ी कन्फाइंड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। और जब सर हमें काफ़ी जगहों से मिलता है फीडबैक, तो डेफिनेटली सर हम इसको लेके चलते हैं। और क्विज हमें यही सिखाता है कि सिर्फ टीम स्पिरिट, चाहे वो टीम लेवल पे हो, चाहे वो हमारे वो मेंटर्स लेवल पे हो सर, वो हमें वो एज देती है इसमें सर। सर जैसे कि आपने बात की कि हमारी जो प्रिपरेशन के लिए साइंस रिपोर्टर एक मैगजीन आती है, या इसके अलावा आपने 2-3 मैगजीन के नाम लिए, और हम एनसीईआरटी से प्रिपरेशन, एनसीईआरटी की जो बुक्स है उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर इसके अलावा कोई न्यूज़पेपर या कोई और डिजिटल सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि आजकल तो सभी गूगल यूज़ करते हैं, तो सर वो कितने हेल्पफुल हो सकते हैं? सर गूगल सर नो डाउट बहुत हेल्पफुल है, सब कुछ मिल जाता है। ई बुक सर बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी रिसोर्सेज हैं, लेकिन शायद ये देखा गया सर कि बच्चा क्या है ना, जब गूगल खोलता है तो सर कुछ और ढूंढने गया होता है वो, एंड फाइनली वो कहीं और ही पहुंच जाता है वो। और मैंने कहा इसमें इतना डिस्ट्रैक्शन है सर कि उसको डिस्ट्रैक्शन को यूनिफाई करना, उसको फोकस करना सर बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि इवन ई बुक्स भी सर कम ही पढ़नी चाहिए, और हमें फिजिकल बुक्स पढ़नी चाहिए। ऐसे रिसोर्सेज हो, आपको ई बुक बहुत अच्छी है, उसका प्रिंट आउट लेके कर सकते हैं, क्योंकि ई बुक ना कई बार हमें उतनी हैंडी नहीं होती सर। जी। अब मैं खुद ही रिकॉल करूँ सर, मेरे मोबाइल में कम से कम भी कोई 100 ई बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन मुझे एक भी याद नहीं कि मैंने पिछले 1 साल में कितनी तो मुश्किल से 1-2 पढ़ी होंगी। और कोई ढूंढना है सर, उसको ढूंढना बहुत ही एक डिफरेंट सा काम है।
और फिजिकल बुक में तो सर कौन सा पेज नंबर पे कहाँ पे ऊपर लिखा है, लाइन नीचे लिखी है, सब वो भी याद होता है। तो वो हमें से कुछ एक मेमोरी हमें निमोनिक्स को एक एनकरेज करती है, शायद वो ई बुक से नहीं हो पाता सर। और सर कोई न्यूज़पेपर आप रिकमेंड करना चाहें इस प्रिपरेशन के लिए? सर न्यूज़पेपर सारे इक्वली गुड है सर। आजकल हर न्यूज़पेपर अपना साइंस सेक्शन लेके आ रहा है, तो जो भी इजीली अवेलेबल पेपर हो उसको तो हम कर ही सकते हैं सर। थैंक यू सो मच। तो साथियों, आज हमने दिनेश शर्मा सर से जाना कि किस तरह से हम स्कूल लेवल पर एक गाइड टीचर के तौर पर अपने बच्चों से क्विज़ की, जो सीएससी के लिए खासकर हमने बात की, सीएससी क्विज़ की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। क्योंकि ये क्विज़ आपके 3 स्तरों पर होता है। जूनियर सेक्शन इसमें रहता है, सीनियर सेक्शन रहता है और सीनियर सेकेंडरी सेक्शन रहता है। तो हर सेक्शन के जो प्रिपरेशन का स्तर है वो अलग अलग ऑब्वियसली रहता ही है। और इसके अलावा जैसा सर ने बताया कि बेसिक हम एनसीईआरटी बुक्स को लेकर चलें और उन्हीं एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर और हमें कोई रिसोर्स मटेरियल मिलता है और जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं अलग अलग तरह की, उनको हम एक मानक पुस्तकों के तौर पर यूज़ करें। जो मैगजीन सर ने बताई उनको हम यूज़ करें, या उसके अलावा कोई न्यूज़पेपर जो इजीली अवेलेबल है हमारे आसपास लोकेलिटी में उसको हम यूज़ करें। और मेरा खुद का मानना भी ये है कि जो क्विज़ के लिए तैयारी है वो सिर्फ 2 या 4 महीनों की तैयारी नहीं है, वो एक बहुत सतत प्रक्रिया है। क्योंकि हमें हर साल मालूम है कि लगभग अक्टूबर या नवंबर में हमारा सीएससी होना है, तो सीएससी के लिए हम सेशन के शुरू से ही तैयारी करवाएं और एक ऐसी हम नोटबुक लगा सकते हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज बच्चों से क्वेश्चंस नोट करवाते जाएं और उसी नोटबुक जो है लगभग 1 साल में हमारे पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा और वही नोटबुक विरासत के तौर पर जो क्लास है वो अगले स्टूडेंट तक पास ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो टीम टीचिंग है या टीम स्पिरिट है वो बहुत कारगर और बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है और इसकी सहायता से हम बच्चों को सब डिवीज़न ही नहीं स्टेट लेवल तक पहुंचा भी सकते हैं और वहाँ पर वो विनर्स भी हो सकते हैं। और साथियों, क्विज़ सिर्फ बच्चों का ज्ञान जांचने का ही एक माध्यम नहीं है, क्विज़ उनको जीवन के लिए तैयार करता है कि टफ सिचुएशन में उनको किस तरह से डिसीजन लेने चाहिए। तो मुझे पूर्ण आशा है, पूरी उम्मीद है कि ये जो इंटरेक्शन हमने करी है दिनेश सर के साथ, ये क्विज़ की तैयारियों के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। और इसी उम्मीद के साथ हम फिर से अगर इस तरह की हमें ज़रूरत अनुभव हुई तो हम दिनेश सर से समय समय पर संपर्क करते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।